नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की अहम खबरों पर। दिल्ली में तीनों नगर निगमों के चुनाव टाले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार तीनों निगमों को एक करना चाहती है, इसलिए चुनाव की तारीखों को टाला गया है। अब इसको लेकर आज बिल संसद में पेश होने जा रहा है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। संसद से बिल पास होने के बाद दिल्ली के तीनों नगर निगमों को भंग कर चुनाव कराए जाएंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर चुनाव आयोग ने बताया कि फिलहाल ये चुनाव टाल दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार इसे लेकर बिल पेश करने जा रही है। इसे लेकर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध किया। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि सरकार की तरफ से चुनाव टालने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव नहीं करना चाहती। साथ ही साथ सीएम केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एमसीडी में बीजेपी ने लूट के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें, दिल्ली में तीनों नगर निगमों को चुनाव टाले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि केंद्र सरकार तीनों निगमों को एक करना चाहती है, इसलिए चुनाव की तारीखों को टाला गया है। इसको लेकर आज बिल संसद में पेश होने जा रहा है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारी संवाददाता तोशी मेंडोला जुड़ चुकी हैं। तोशी, आज जिस तरह से लोकसभा में जो बिल पेश होगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? गृह मंत्री इस बिल को पेश करने वाले हैं और सूत्रों के मुताबिक ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये तीनों जब नगर निगम है विलय हो जाएंगे, इनके अस्तित्व में आने के बाद वार्ड जो रहेंगे वो तकरीबन 250 रहेंगे। अभी जो वार्डों की संख्या है वो लगभग 274 तक की है, लेकिन जब एकीकरण हो जाएगा, जब बिल इसका आ जाएगा, उसके बाद जो वार्डों की संख्या होगी वो सीमित हो जाएगी, यानी कि इसका परिसीमन होना बिल्कुल तय है, 250 होगा। और शायद आज कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में इस बिल को पेश भी करने वाले हैं, पारित हो जाएगा। उसके बाद तीनों इसका नगर निगम का जो 3 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, इसका एकीकरण हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब से एकीकरण की बात हुई है तब से भाजपा है अपनी सीट को दबा रही है। उनका कहना है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन इसी को देखिए, इसी के मद्देनजर अगर हम देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल आप पार्टी ये लगातार हमला कर रही है भाजपा सरकार पर कि चुनाव से कुछ समय पहले आप एकीकरण की बात करते हैं, आप बिल को लेने की बात करते हैं, जबकि मैं ये आपको दावा करता हूं कि अगर आप चुनाव अभी करवाते हैं तो भाजपा सरकार इस चुनाव में जीत कर दिखाए। अगर वो जीत जाते हैं तो हम सरकार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसे छोड़ देंगे, इवन हम राजनीति करना भी छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं बिल भी पेश हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति भी चल रही है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार है वो अपनी सीट को थपथपा भी रही है। जी, सीट्स की बात अगर हम करें तो क्या जानकारी मिल रही है? सीट्स को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, अभी जो तकरीबन सीट है, जो वार्डों की संख्या है, अगर मैं फिलहाल वार्डों की संख्या की बात करती हूँ तो तकरीबन 272 से 74 वार्डों की संख्या है। और जब ये बिल पारित हो जाएगा तब ये कहा जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक है, ये कहा जा रहा है कि जो वार्डों का जो संख्या है उसका परिसीमन होना तय है, लगभग 250 तक ये होगा। तो मतलब जो वार्डों की संख्या होगी वो 250 हो जाएंगी। और अभी जो इसमें महिलाओं का प्रतिशत रेट भी है वो लगभग 50% है, तो शायद इसके बाद इसको कम या फिर बढ़ाया भी जा सकता है। जी, आम आदमी पार्टी एमसीडी के बहाने केंद्र पर हमला बोल रही है। आम आदमी पार्टी का सवाल कितना जायज है, तोशी?
देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि अगर हम जमीन में उतर के देख रहे हैं कि एनसीडी में लगातार सैलरी इशू रहता है, कर्मचारी महीनों महीनों तक हड़ताल पे रहते हैं, गंदगी रहती है, तो ये जो सैलरी इशू है एनसीडी वर्कर्स को लेकर, ये बहुत बड़ा इशू है। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल खुद ये कह रहे हैं आदेश गुप्ता को, भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए, कि आपने चुनाव, क्योंकि जो चुनाव थे ये अप्रैल की स्टार्टिंग में होने वाले थे, लेकिन आपने चुनाव से ठीक पहले ही इस एकीकरण की बात करी, ठीक पहले आप लोकसभा में ये बिल लेकर आ रहे हैं, इसे पारित करने की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लगता है कि भाजपा जो है वो डरी हुई है, क्योंकि पंजाब चुनाव हार गए, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को जीत हुई है। तो ऐसा उनको लग रहा है कि शायद अगर चुनाव होते, एमसीडी के चुनाव होते, तो भाजपा सरकार को यहाँ पर एक सिंगल टिकट नहीं मिलता, एक सिंगल उनको वोट नहीं मिलता, और अरविंद केजरीवाल सत्ता में, एमसीडी की सत्ता में उनकी वापसी होती। तो वो डर रहे हैं कि उनका ये सीधा कहना है कि भाजपा सरकार डरी हुई है, और अगर वो चुनाव करवाते हैं और अगर चुनाव में भाजपा सरकार एमसीडी में जीत जाती है, तो वो आज की आज राजनीति को छोड़ देंगे। तो ये सवाल भी है, चुनौती भी है, और अपने आप में उनके लिए जवाब भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए तोशी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए। जहां एक तरफ उन्होंने एनसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ द कश्मीर फाइल्स को लेकर तंज कसते नजर आए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। बीजेपी को यह पसंद नहीं है, बीजेपी नहीं चाहती चुनाव हो, बीजेपी चाहती है कि चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव होने ही नहीं चाहिए। चुनाव गंदी बात है इनके हिसाब से, चुनाव गलत बात है इनके हिसाब से। एमसीडी के अंदर 15 साल इन्होंने जम के लूटा, लूटने के सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गिनीज बुक वालों की मीटिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आने वाला है गिनीज बुक के अंदर एमसीडी का और बीजेपी वालों का। शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। 15 साल के अंदर इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लूटने के बाद जब जनता में त्राही त्राही मच गई, लोग दुखी हो गए 15 साल के इनके शासन के बाद, और जनता ने मन बना लिया कि इस बार इनको मजा चखाएंगे और गुस्सा जाहिर करेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया कि हम आज शाम को 5 बजे 9 तारीख को 9 मार्च को शाम को 5 बजे आज चुनाव की डेट्स की घोषणा की जाएगी। 4 तारीख को प्रधानमंत्री के दफ्तर से फोन जाता है, चिट्ठी जाती है चुनाव कमिश्नर को, चुनाव रद्द कर दो। पूरी दुनिया के अंदर आज तक ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे चुनाव कमिश्नर को फोन करके और चिट्ठी लिख के कहते हैं कि चुनाव रद्द कर दो। इसलिए ये नफरत करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर से। ये कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होता तो जनतंत्र नहीं होता इस देश के अंदर। कल एक बीजेपी का बड़ा नेता मिला, बोला जी मैंने तो अपने बीजेपी के बड़े नेताओं को बोल दिया ये चुनाव का चक्कर छोड़ो, एमसीडी में भी एनडीएमसी जैसा कर दो। मैंने कहा इसका क्या मतलब? वो बोले जैसे एनडीएमसी में चुनाव ही नहीं होते, एनडीएमसी में केंद्र सरकार नॉमिनेट कर देती है। बोले जी एमसीडी में भी यही हो जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनका बस चले ना इस देश के अंदर सारे राज्यों में और देश में चुनाव कराना बंद कर दें ये। इसलिए ये नफरत करते हैं, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हैं ये लोग। बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव की प्रक्रिया रख के गए थे, इनका बस चले तो ये चुनाव कराना बंद कर दे। कह रहे हैं हम तीनों एमसीडी को यूनिफाई करना चाहते हैं। अरे 7 साल थे तुम्हारे पास, सो रहे थे क्या 7 साल से? कहां थे तुम लोग 7 साल से? क्यों नहीं तुम लोगों ने क्यों नहीं तुम लोग यूनिफाई करने के लिए पैसे चाहिए? क्यों नहीं तुम लोगों ने यूनिफाई किया 7 साल से? क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था ऊपर से आया तो था, तो 2 जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो,
तो वो यूं यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे, इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता, कहता क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे, पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया, और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो। राजधानी दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे मिलावटखोरों का गोरख धंधा चरम पर है, जिसका खामियाजा गरीब तबके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालिया मामला होली के त्योहार का है, जहां होली के दिन बने पकवान खाने से दर्जनों लोगों की तबीयत खराब हो गई। हैरानी की बात यह है कि जहांगीरपुरी के जगजीवन राम अस्पताल प्रशासन के पास बीमार हुए इन लोगों का डेटा तक नहीं है। मामले की जानकारी मिलते ही मीडिया ने जब ग्राउंड पर जाकर सच्चाई जाननी चाहिए, तो अस्पताल प्रशासन कैमरे पर आना तो दूर, जानकारी साझा करने से भी मना कर रहा था। मामला दिल्ली के आदर्श नगर का है, जहां होली के त्योहार पर बनाए पकवान खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पीड़ितों ने इसकी शिकायत की है। इसको लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। बनती है। अरविंद केजरीवाल जो दावे करते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे कि दिल्ली के अंदर अच्छा प्रशासन चल रहा है, करप्शन मुक्त हम शासन दे रहे हैं, कोई मिलावटी नहीं है, दिल्ली की पहचान विश्व के सुंदर शहरों में बन रही है, तो आज आपके सामने दिल्ली किस तरह का विश्व का सुंदर शहर बना है। और जो उदाहरण आप दे रहे हैं मिलावटी, जब भी फेस्टिव सीजन आता है तब कुछ शिकायतें मिलती थी, सरकारें रेट डालती थी, नज़र रखती थी। आज मिलावटी वाले लोग हों उनको पूरी छूट सरकार ने दे रखी है, कोई पाबंदी नहीं है। आप इसकी बात कर रहे हैं जिस तरह से शराब नीति लागू की गई है, आज शराब माफिया को दिल्ली को भेज दिया है। आज जो इस तरह के मिलावटी काम में 2 नंबर के धंधे में जो लोग लिप्त हैं उनको पूरी आज़ादी दे दी गई है कि आप अपने मुताबिक इस शहर के अंदर कुछ भी बेचिए, कोई भी कंट्रोल सरकार का नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण मैं और क्या दे सकता हूं कि शराब नीति में पूरी तरह से वेंडर्स या कंपनियों को इजाज़त दे दी गई है, जो ब्रांड बेचना है बेचिए, जो रेट तय करना है वो रेट तय करिएगा। सरकार का कोई कैपिंग नहीं है, कोई जांच नहीं होगा, कोई पड़ताल नहीं होगी। तो ये आखिर सरकार पैसे के चक्कर में इस माफिया को आपने पूरे शहर को बेच डाला। वैसा ही उदाहरण मुझे लगता है जो सरसों के तेल का आपने उदाहरण दिया, वही सारा इसी तरह के एग्जाम्पल हर जगह चल रहे हैं। आम व्यक्ति से परेशान है, स्वास्थ्य का इशू है, क्वालिटी का इशू है, कई सारे मुद्दे हैं जिस पे शायद सरकार को जवाब देना चाहिए, और सरकार की जवाबदेही बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। देखिए, जो आपने कहा है, जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं
और जो लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं, सिर्फ यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले राजीव गांधी जो हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार का है, और वहाँ पर 6 जानें सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि समय पर वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचे। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और जिस तरह से यहाँ पर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो चेकिंग करता है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। इनके हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन है, क्योंकि इनके मंत्री भी करप्शन कर रहे हैं और नीचे कोई देखने वाला नहीं है। और जिस तरह की लापरवाही आई है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें जनता के स्वास्थ्य का सवाल है और लोग बीमार भी पड़े हैं, उनके साथ आगे भी और भी बीमार हो सकते हैं। तो ये पर्याप्त उनकी चेकिंग होनी चाहिए और दिल्ली सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। देखिए, जिम्मेवारी किसकी बनती दिल्ली के नरेला गांव में युवक की धारदार चाकू से हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि एक युवक खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र करीब 18 साल थी। और साथ ही मृतक के परिजनों ने शराब कारोबारियों पर हमले का आरोप लगाया। साथ ही मृतक के परिजनों ने सड़क पर आकर भी विरोध जताया और पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है और अभी तक गिरफ्तारी भी आरोपी की नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं। परिजनों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। परिजन रह रहकर विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें, मृतक की बहन ने खुद के ऊपर ज्वलनशील तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। बाहरी जिले के मंगोलपुरी में सुबह के समय सनसनी फैल गई जब सुबह पुलिस को सड़क किनारे सूटकेस में शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो मैरून रंग का एक सूटकेस सड़क किनारे पड़ा हुआ था, जिसमें से एक मानव पैर बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था। और सूचना के बाद पहुंची क्राइम टीम ने सूटकेस से फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं। और जब सूटकेस को खोला गया तो उसमें एक युवक का शव मिला, जिसके गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया हुआ था। और मौके पर पहुंचे जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने जायजा लेने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच में लग रही है, जिसकी गर्दन पर काफी गहरे घाव हैं और शव खून से लथपथ हालत में मिला है और शव के हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हुई है और जांच की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। आपको बता दें कि बाहरी जिले के मंगोलपुरी में सुबह के समय सनसनी फैल गई जब सुबह पुलिस को सड़क किनारे सूटकेस में शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो मैरून रंग का एक सूटकेस सड़क किनारे पड़ा हुआ था, जिसमें से एक मानव पैर बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था। और सूचना के बाद पहुंची क्राइम टीम ने सूटकेस से फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए और जब सूटकेस को खोला गया तो उसमें एक युवक का शव मिला, जिसके गले पर किसी धारदार हथियार से हमला किया हुआ था। वहीं मौके पर पहुंचे जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने जायजा लेने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि देखने से मृतक की उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच लग रही है, जिसकी गर्दन पर काफी गहरे घाव हैं
और शव खून से लथपथ हालत में मिला है और शव के हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हुई है और जांच की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। कॉल है, एक हमें कॉल आती है कि एक बैग में डेड बॉडी पड़ी है। मौके पे हम पहुंचते हैं, यहाँ पे देखते हैं अभी डेड बॉडी है एक बैग में, गला थोड़ा काटा हुआ है और इसमें अभी हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कौन है, इसकी पहचान ढूंढ रहे हैं पहले, उसके बाद पता करेंगे कि क्या माजरा है, किसने इसको मारा है पूरा। सर मेल बॉडी है या फीमेल है? ये मेल बॉडी है, उम्र अब लगभग 18 से 30 साल तक लगती है और इसको भी शिनाख्त में पहले हमारा काम है इसकी आइडेंटिफाई करना, वो कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। छोटा दिखाई दे रहा है तो बॉडी के साथ ऐसा तो नहीं है कि बॉडी को काटा गया हो या कुछ ऐसा? नहीं, बॉडी को काटा नहीं, बॉडी का गले में चाकू लगा हुआ है, उससे इसकी डेथ लग रही है। बाकी पोस्टमार्टम में डिटेल आ जाएगी क्या क्या इसमें और इंजरीज हैं क्या है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। मैं अपने घर पे सो रहा था, तकरीबन 7 बजे करीब फ़ोन आया कि भाई ऑफिस का ताला खोलना है। तो मैंने पूछा किस लिए खोलना है, कि बाहर मर्डर हो गया। यहाँ पे आके देखा तो सूटकेस के अंदर कोई डेड बॉडी है, वो पड़ी हुई थी ऑफिस के बाहर जाल के पास में। तो इन्होंने कहा गेट खोल के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा, सिर्फ इतना ही किया। उसके बाद तो किस चीज़ का ऑफिस है ये सिविल डिफेंस का है। यहाँ से कोविड प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो अप करते हैं, जैसे कंटोनमेंट जोन से वहाँ पे वॉलंटियर्स को भेजते हैं। कौन सी जगह है ये मंगोलपुरी है, जे ब्लॉक के सामने। तो क्या पता लग पाया किसकी बॉडी है, कुछ पता लग पाया अभी तक? नहीं, अभी तो ये आगे पुलिस बताएगी, इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ये सुबह की कॉल है। असमंजस की स्थिति के बाद आखिरकार चीन के विदेश मंत्री वांग यी बीती रात भारत पहुंच गए हैं। आज सुबह 10 बजे दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से वांग यी ने मुलाकात की। इसके बाद वे सुबह करीब 11 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने पहुंचे। वांग यी का ये भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर उनके एक बयान को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़ा मुद्दा पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है और चीन समेत अन्य देशों को इस पर बयान देकर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पर्दे के पीछे चली बातचीत में नई दिल्ली ने पहले ही अपना नजरिया साफ कर दिया था। भारत सीमा तनाव सुलझाने के ठोस कदमों और समाधान का पक्षधर है, मगर सिर्फ औपचारिकता के लिए यात्रा मुलाकात पर अधिक उत्साह नहीं है। सूत्रों की माने तो वांग यी से बैठक में पूर्वी लद्दाख में बीते करीब 1.5 साल से जारी सीमा तनाव सुलझाने की बात पर जोर होगा। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी सीमा तनाव को सुलझाने के लिए अब तक सैन्य कमांडर स्तर की 15 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में डेप्सांग समेत अन्य इलाकों में तनाव घटाने, मामले को सुलझाने और सैनिक जमावड़ा कम करने का कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया है। मार्च 12 को दोनों देशों के बीच शुसूल मॉडलो बॉर्डर पॉइंट पर 15वें दौर की बातचीत हुई थी। देश के लोगों पर आज एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 81 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 89 रुपए 7 पैसे हो गई है। वहीं मुंबई की बात करें तो वहां पेट्रोल 112 रुपए 51 पैसे और डीजल 96 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रही युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। खासतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। खाड़ी देश में तेल की मांग अचानक बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में तंग आपूर्ति के डर से लगभग 35 से 40% की वृद्धि हुई है। वहीं भारत में चुनाव को लेकर देश में तेल के दाम स्थिर थे, लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला बस्तूर जारी है। आशंका इस बात की लगाई जा रही है कि रूस के खिलाफ मौजूदा प्रतिबंध ज्यादा वैश्विक आपूर्ति को कम कर देंगे और विकास को प्रभावित करेंगे। कच्चे तेल की कीमत सीमा भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल 15 से 25 रुपए महंगा हो सकता है। फिलहाल भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चे तेल का आयात करता है।
देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में कल के मुकाबले आज फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना 1685 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के कारण 83 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान 2499 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश भर में एक्टिव केस की संख्या 21,530 है। वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लगातार जारी है। देश भर में अब 182 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।